कंप्लेंट्स अभी आ रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम इस सर्वे में नहीं है, तो आउटराइटली सबसे पहले हमने टारगेट करना जो हमारे पास ऑलरेडी किया हुआ सर्वे है जो 2017-18 में हुआ था। उस सर्वे के अंदर जो लोग हैं उसमें जो एलिजिबल हैं उनको हाउस सेंक्शन करना है, जो एलिजिबल नहीं है उनको उस लिस्ट से हमने डिलीट करना है। अस्सलाम वालेकुम व आदाब मौजूद सामीन, चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। बात करें हम PMAY हाउसिंग जो स्कीम है उसकी अगर हम बात करें तो कई दिनों से कुछ धांधलियाँ चल रही थी, कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगे जाते थे और आगे जाकर पंचायतों में वो डॉक्यूमेंट्स कुछ और बोले जा रहे थे। काफ़ी सारी फ़ोन कॉल्स हमें इस विषय पे मौसूल हुई, तो हमने मुनासिब समझा कि आज हम ACD साहब से इस विषय पे बात करें। आज हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है ACD डोडा शरीफ फरेल सिंह जी। इनसे हम तफसीली बात करते हैं कि PMAY के हवाले से जो धांधलियाँ हो रही हैं वो किस हद तक सही हैं और किस हद तक गलत हैं, क्या बताया जा रहा है और ये हमें तफसीली क्या बात करते हैं, ये सब आप तक हम पहुंचाते हैं। सर, सबसे पहले आपका हम खैर मकदम करते हैं जनाब टाइम्स में। शुक्रिया जी। सर, बात करें हम PMAY के हवाले से, जो मैंने अभी जिक्र किया, आपके द्वारा हुक्मनामा जारी किया गया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 5-6 कुछ हैं वो लगते हैं, लेकिन कई पंचायतों से हमें शिकायत मौसूल हुई वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे बैंक NOC की या कुछ एफिडेविट्स हैं एक्स्ट्रा, उस विषय पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू पे बात की। मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमने लोगों को यहाँ से दी थी कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है और हमारे पास लगभग 15,000 का टारगेट है जिसको हमने अचीव करना है डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 2 टाइप के कंप्लेंट्स अभी आ रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम इस सर्वे में नहीं है, तो आउटराइटली सबसे पहले हमने टारगेट करना जो हमारे पास ऑलरेडी किया हुआ सर्वे है जो 2017-18 में हुआ था। उस सर्वे के अंदर जो लोग हैं उसमें जो एलिजिबल हैं उनको हाउस सेंक्शन करना है, जो एलिजिबल नहीं है उनको उस लिस्ट से हमने डिलीट करना है। उसके लिए वेरिफिकेशंस ऑलरेडी तहसीलदार, BDO और इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर, तहसील सप्लाई ऑफिसर्स, ये 4-5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी DC साहब ने हर ब्लॉक के लिए। उन्होंने वेरिफिकेशंस भी की हैं और कुछ केसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जो डिज़र्व नहीं करते हैं उनको हमने इस लिस्ट से डिलीट करना है। जो लोग अभी इस लिस्ट में नहीं है, अभी हम उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं क्योंकि उनको अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता हमने उनकी एक लिस्ट तैयार करना शुरू कर दी है जो जेन्युइन है, डिज़र्विंग है, ताकि वो अपने घर का फ़ोटोग्राफ और अपने कुछ डिटेल्स, आधार नंबर और फ़ोन नंबर कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास दे दें और उनकी एक लिस्ट तैयार हो जाए कि ताकि उनको बाद में वेरीफाई करें। अगर वो जेन्युइन होंगे तो हम गवर्नमेंट को लिखेंगे कि ये जेन्युइन केसेस है जो अभी सेक लिस्ट में नहीं है या नॉन सेक लिस्ट में नहीं है, तो उस पर जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होगी उस पर उसी हिसाब से बाद में कार्रवाई होगी। जहाँ तक जो लोग लिस्ट में है उसके लिए हमने 4 जून से लेकर 10 जून के बीच में हमने हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे और कुछ जगहों पे पंचायत लेवल पे कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए ताकि लोग अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं पे आके अपने हमारे मुलाजमों के पास दे दें और वो लोग जो हैं पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएं। उसके बाद हम उनको सेंक्शन करेंगे तो उनको इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे। इसमें भी शिकायत कभी कभी ये आ रही है कि कुछ लोग इनजेन्युइन हैं जिनके नाम उस लिस्ट में है। तो मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लिस्ट में है बट जेन्युइन नहीं है, वो डिलीट होने हैं। वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स उन केसेस को एक केस को एग्जामिन कर रहे हैं, मगर अगर इमीडिएटली हम सारे केसेस को डिलीट कर देंगे तो कल को कोई ऐसा केस भी होगा जो जेन्युइन होगा वो रह जाएगा और वो डिलीट हो जाएगा तो फिर बाद में उसका कुछ नहीं बनेगा। इसलिए BDOs को ये कहा गया है कि आप एक केस को वेरीफाई करें और उसके बाद डिलीशन के लिए उनको रेकमेंड करें। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड भी मैंने उस दिन भी पहले मीडिया में बताया हुआ था। हमने कुछ इश्तिहार्स भी निकाले हुए थे, लोगों को बताया हुआ है। सिंपल उन्होंने अपना एक आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, अपना फ़ोन नंबर, इसके साथ साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास घर नहीं है और रहने के लिए पूरा मकान नहीं है और जो मुझे पैसा मिलेगा, जो फंड्स मुझे इसमें असिस्टेंस मिलेगी, मैं उसको मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। टाइम बाउंड मैंने उस मकान को तैयार करूँगा। और एक रेवेन्यू की नकल उन्होंने हमें साथ देनी है ताकि कोई जो है ज़मीन के बगैर तो नहीं है, लैंडलेस तो नहीं है या कोई स्टेट लैंड में तो नहीं है। तो ऐसे जैसे केसेस में हमने उनसे कहा कि आप रेवेन्यू का एक्सट्रैक्ट जो है आप जमा करवा दें फाइल बना के BDO ऑफिस में। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री आप कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जैसे बैंक से NOC कह रहे हैं या कोई एफिडेविट तो देना ही नहीं है, कहीं से नहीं देना है, एफिडेविट नहीं देना, उसके लिए उन्होंने प्लान, सेल्फ डिक्लेरेशन प्लान पेज पर साइन करके जो है फाइल के साथ लगा देना है। जहाँ तक NOC का सवाल है,
एनओसी इस स्टेज पे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों ने कर्जा लिया होता है बैंकों से, और जैसे इंस्टॉलमेंट उनके अकाउंट में जाती है तो इमीडिएटली क्या होता है कि बैंक वाले उस इंस्टॉलमेंट को काट के उनकी भरपाई करवा लेते हैं, और वो आदमी जो है मकान नहीं बनाता है, वो पेंडिंग रह जाता है। वो फिर दूसरी किस्त को रुकता है, पहली किस्त के लिए वो प्लंथ नहीं लगाता है, दूसरी किस्त उसको मिल नहीं सकती है, और वो बैंक के चक्रों में लगा रहता है। इसलिए एनओसी ज़रूरी है कि एटलीस्ट जिसने अगर कर्जा लिया बैंक से, किस पर्पज़ के लिए लिया, अगर किसी ने कर्जा कोई अच्छे काम के लिए लिया, बहुत बड़ा कर्जा लिया, तो आपने उसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस पीएमएवाई में नहीं देनी है। जिसने छोटा मोटा कोई लोन लिया है अपने कोई रोज़मर्रा की वगैरह के लिए अगर लिया हुआ, तो उसको वेरीफाई किया जाता है कि क्या उसने प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर तो नहीं लिया, क्योंकि इसमें भी लिमिट्स हैं कि अगर जिसने लिमिट से ज़्यादा कर्जा लिया हो तो आप उसको जो है ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन है उसका, उस पीएमएवाई लिस्ट से आप उसको हाउस नहीं देंगे। जिसका अच्छा जो इनकम टैक्स पे है, जो इनकम टैक्स भरता है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास जो है 2 कमरे से ज़्यादा मकान, पक्का मकान बना हुआ है, अच्छा मकान बना हुआ है, या जिसकी जो है मंथली इनकम 10,000 से ज़्यादा है, तो उन लोगों को आपने स्कीम में बेनिफिट नहीं देना, उनको एक्सक्लूड करना। इसलिए प्रिकॉशनरी कहीं कहीं पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एनओसीज कह रहे थे, जिन लोगों ने दे दिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिए अभी हम फिलहाल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ टाइम तक हम देख लेंगे बैंक से वेरीफाई करवा के कि किसी को अगर काफ़ी ज़्यादा लोन है तो उसको इंस्टॉलमेंट डालने से पहले हम उसको देखेंगे कि उस अकाउंट में इंस्टॉलमेंट जाएगी तो हमारी इंस्टॉलमेंट बैंक के कर्जे में फंस जाएगी और हमारा मकान नहीं बनेगा। माफ़ी चाहूँगा बात रोकने के लिए। एक गरीब शख्स है, जाहिर सी बात है सरकार उसे यही स्कीम दे रही है कि वो अपने मकान में रहे, खुद का मकान बनाए सरकार द्वारा। उस शख्स ने अगर पहले कर्जा लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है गरीब था, उसने कर्जा लिया तो किसी कारण वो कर्जा नहीं चुका पाया है, तो जाहिर सी बात है बैंक भी उसे एनओसी नहीं देगा ऐसे। तो अगर उसे एनओसी मिल जाती है या एनओसी नहीं मिलती है तो वो जाहिर सी बात है कर्जा कटना ही करना है, वो तो किस्त उन्होंने काटनी है, बैंक ने अपनी वो तो छोड़ेंगे नहीं। अगर उन्होंने किस्त काटी तो फिर 2 बातें हो जाती हैं ना, वहाँ पर जो सरकार ने इनको मकान के लिए पैसा दिया तो मकान वो नहीं बना पाएगा। उस विषय पे आप बैंक से कैसे डील करेंगे कि जो उनका लोन चल रहा है उसको आप कैसे सेटलमेंट करवाएंगे? देखिए, वो हमारा काम भी नहीं है कि हम बैंक के साथ कोई इस टाइप का सेटलमेंट करवाएं या उनको कोई उस बैंक को बोलें कि आप इनका पैसा नहीं काटिए या काटिए। वो बैंक का और उस इंडिविजुअल का अपना इशू है, उन्होंने बैंक से लोन लिया है, किस सिलसिले के लिए लिया है वो इंडिविजुअल जानता है। लेकिन हम उसकी किस्त तभी डालेंगे जब हमें ये लगेगा कि भाई ये ज़ाया नहीं होगी, ये मकान पे लगेगी, ये काम पे लगेगी। तो उस श्योरिटी को देखने के लिए हमने वीडियोज़ को कहा कि आप एटलीस्ट बैंक से ये लिस्ट शेयर करें और उनसे डिटेल्स ले लें कि कितने लोगों के अगेंस्ट कर्जा है, ताकि उसमें इंस्टॉलमेंट जो है वो रुक ना जाए हमारी। वो वीडियो जो है वो ले लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेके फिर उसके बाद हम बैंक से बात करेंगे कि कैसे इनको प्रोसीड किया जा सकता है। अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर लोन लिया होगा जो हमारी गाइडलाइंस में नहीं आता तो उनके नाम जरूर डिलीट होंगे, फिर उनको कोई पीएमएवाई हाउस नहीं मिलेगा जिसने प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जो है लोन दिया होगा, या किसी का कारोबार चलाने के लिए लोन लिया है। यहाँ पे लोग ऐसे भी है कि अच्छे अच्छे कारखाने रखें, अच्छे अच्छे कारोबार करते हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग के उनकी दुकानें हैं, उसके लिए लोन लिया हुआ है, जिसकी आमदनी अच्छी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी भरता है, फाइल करता है, तो वो गुजारा करता है। उसको आप ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको ना दें तो अच्छी बात है, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको दें जो डिज़र्व करता है, जो गरीब है, जिसके सिर पे छत नहीं है, जिसकी फैमिली ऐसे ही बाहर गुजारा कर रही है, जिनके पास अपना मकान नहीं है। तो कोशिश हमारी है कि पहले हम उनको टारगेट करेंगे। जो पेचीदा केसेस हैं, पेचीदा केसेस को हम टर्न बाय टर्न जो है वो एग्जामिन करेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे। सर मान लीजिए एक शख्स है, उसके 2 बेटे हैं जी, उसके बाप को भी वो भी गरीब है और बेटी भी गरीब है, राशन कार्ड 3 हैं या 2 हैं, उनके अलग अलग हैं सारे। उस विषय पे क्या उस एक घर को, जो राशन कार्ड की अगर हम बात करेंगे, वो तीनों उनको केस मिलेंगे या एक ही को मिलेगा? क्योंकि ऐसे हमारे पास सवाल बड़े आए हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से आपने मकान उसको देना है जो हाउसलेस है या फिर जिसके पास कच्चा मकान है 2 कमरे का, 2 कमरे तक उसका गुजारा नहीं होता, आपने उसको हाउस देना है। अब एक घर में अगर 3 फैमिलीज़ या 4 फैमिलीज़ रहती हैं और वो अपने आप में एक हाउस होल्ड हैं और डिज़र्व करते हैं, गरीब हैं, तो पहले वो उनको डिसाइड करना है कि जिस मकान में वो रहते हैं वो किसका है। पहले ये तो पता चल जाए कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो किसका है, बाप का है, भाई का है, अपना है। और अगर वो हाउसलेस है, अगर हमारे वीडियो को ये लगता है कि ये आदमी हाउसलेस है, पंचायत को अगर ये लगता है कि ये आदमी हाउसलेस है, तो उसको सेंक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर उनके पास सफिशिएंट एकोमोडेशन है और उनका इकट्ठा मकान है, एक ही घर में रहते हैं और एक ही चूल्हा है, एक ही जगह रहते हैं, तो उनको मकान नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनके पास तो फिर अपना मकान सफिशिएंट क्वान्टिटी में अवेलेबल है। जिनके पास नहीं है उनको ही आपने मकान देना है।
सर 2010-11 की अगर हम बात करेंगे उस वक्त जो सिक्योरिटीज़ बनी थी, कुछ लोगों ने उस वक्त मकान बनाए हैं, उनको एक ही इंस्टॉलमेंट मिली है। मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर हम बात करें मरम्मत की या ओवरऑल ज़िले की हम बात करेंगे कि वहाँ पर भी ऐसे मामला था, एक ही इंस्टॉलमेंट मिली है और लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने जेब का ही पैसा लगाया है। टिल टाइम उनको एक इंस्टॉलमेंट के बाद इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। उस विषय पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली वो जो आप पुराने केसेस कह रहे हैं वो सेक आईडी वाले पीएमएवाई नहीं है, वो पहले आईएवाई स्कीम होती थी, आवास योजना स्कीम होती थी। उस वक्त कुछ लोगों को इंस्टॉलमेंट्स गई हैं, एक एक इंस्टॉलमेंट्स, किसी का 72,000 का स्कीम में था, किसी का 75, किसी का 48,000 की स्कीम में था, किसी का 90,000 की स्कीम में था। उनको एक एक इंस्टॉलमेंट गई है, दो इंस्टॉलमेंट्स उनकी पेंडिंग है। उनके केसेस हमने डिटेल्स बना के गवर्नमेंट को भेजी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्टेट हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने टेकअप किया हुआ है। उसमें उनकी इंस्टॉलमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगी। उसमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा था कि उनके एफटीओ जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, वो पीएमएफएस जो है वेरीफाई कर रहा है उनकी डिटेल। पीएमएफएस ऑनलाइन जब उनकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी तो उनको इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएगी, और उन लोगों को हम इस स्कीम में कवर नहीं कर रहे हैं। जो पुराने आईडीज़ की तरह बात करेंगे वो इसमें कवर नहीं होंगी, इसमें नहीं होंगे। उनको वही वाला जो बैलेंस उनका फंडिंग बचा हुआ उस वक्त का वो मिल जाएगा। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि एक शख्स है, मान लीजिए उसका नाम अब्दुल रशीद है, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद है। अब्दुल रशीद आ गया ABDULRASHID, पेरेंटेज सेम है, लेकिन दूसरा शख्स है उसका नाम खाली ABRASHEED है। एक शख्स को पेमेंट ना मिलते हुए दूसरे शख्स को पेमेंट मिली है। आपने परसों भी हमारे माध्यम से ये देखा होगा कि हमने एक स्टोरी भी इस पर कवर की थी, वो भरत बगला का मामला था। नाज़रीन, आपने देखा होगा चनाब टाइम के ज़रिए से कि भरत बगला का गालिबन ये मामला था, और वहाँ पे एक शख्स का नाम कुछ है, सेम दोनों नाम है उनके, पेरेंटेज भी सेम है, लेकिन उस शख्स को पेमेंट ना मिलते हुए वो पेमेंट किसी और को अलॉट हुई थी। सर, इस विषय पर आपका क्या कहना, क्या ये ह्यूमन एरर है या कंप्यूटर एरर है? देखिए, जहाँ पे सेम नाम के 2 लोग या 3 लोग रहते हैं, उनका आधार नंबर, इसलिए अब हम आधार सीडिंग कर रहे हैं, आधार बेस्ड पेमेंट्स कर रहे हैं, ताकि आधार पे जो है किसी को गलत पेमेंट ना हो पाए। तो अगर 2 नाम हैं, 2 नामों में से ऐसा है कि उनकी फैमिली डिटेल्स, अगर पीएमएवाई स्कीम में आप देखेंगे तो उसमें फैमिली डिटेल चेक की जाती है कि अगर एक का नाम अब्दुल रशीद है, दूसरे का नाम भी अब्दुल रशीद है, साथ में उसके साथ और कौन है फैमिली में, उसकी वाइफ होगी, उसका बेटा होगा, उसका भाई बहन होगा, तो वो एक बाकी सप्लीमेंट्री डिटेल चेक करने से पता चल जाता है कि ओरिजिनल आदमी कौन है और जो है डुप्लीकेट आदमी कौन है, रॉन्ग बेनिफिशियरी कौन है। जो आप कह रहे हैं, जिस केस की आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बारे में हमने बीडीओ दाली उद्यानपुर से एक रिपोर्ट मांगी है कि वो वेरीफाई करें ग्राउंड पे जाके कि वो आदमी क्या जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा तो वो जो जेन्युइन आदमी उसको बेनिफिट मिलेगा, जो इनजेन्युइन है उसको नहीं मिलेगा, उससे रिकवरीज होंगी। लेकिन अब यह है कि हो सकता है कि जब रजिस्ट्रेशन हुई होगी तब एक ही नाम के आदमी में उन्होंने आधार कार्ड का या बैंक अकाउंट नंबर का एरर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये रॉन्ग मैपिंग हुई होगी, उसको ठीक कर दिया जाएगा। सर, ज़िला डोडा की आवाम से पीएमएवाई के हवाले से या ओवरऑल आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स की अभी तक हमने जिक्र की, जो भी हमारी अब तक बात हुई, इस तमाम पे आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे और पब्लिक को क्या पैगाम देंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अभी आज की डेट में वो लोग बहुत ज़्यादा दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं जिनके पास अच्छे खासे मकान बने हुए हैं, जिनके 2-2, 3-3 छत मकान बने हुए हैं, और जो आ जा सकते हैं वो हर दफ्तर के आगे जाके हर अफसर को बोलते हैं कि हमें मकान, हमारी आईडी काट रहे हैं, हमें डिलीट कर रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। हो सकता है जो अप्रोच कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग जेन्युइन भी हों जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि उनको अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जिनकी हम एक अलग से लिस्ट तैयार करेंगे जो हम सरकार को भेजेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के पास अपना अच्छा खासा मकान बना हुआ है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके घर में बैठिए, अपना काम कीजिए, सरकारी ऑफिस का या अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि जिसके पास अच्छा खासा घर बना हुआ है वो ज़रूर डिलीट होगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम सब लोगों को इस सिलसिले में जो है अपने इनर कॉन्शियस को जो है ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। अब कुछ लोग बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो इस लिस्ट में जेन्युइन है, उनका सेंक्शन हो जाएगा, उनको बेनिफिट मिल जाएगा। हमने सभी अफसरों को, ये जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके ऑलरेडी कुछ कमेटीज़, ब्लॉक लेवल कमेटीज़ बनी थी, उन्होंने वेरिफिकेशंस करी हुई है, उन्होंने कुछ डिलीशंस में केसेस दिए हुए हैं, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दोबारा से एग्जामिन करेंगे और उनको फिर उसके बाद डिलीट किया जाएगा। जो जेन्युइन केसेस हैं उनको हाउसेस मिलेंगे, लेकिन जो लिस्ट में नहीं है अभी हम उनके बारे में उनको कुछ नहीं कर सकते, उनको अभी सेंक्शन नहीं कर सकते। उनकी एक अलग से सूची तैयार करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे केसेस भी हमारे पास जो ऑलरेडी सिस्टम से डिलीट हो चुके हैं, वो नेचुरली ऑटोमेटिक सिस्टम से फ़िल्टर लग के सॉफ्टवेयर फ़िल्टर की वजह से डिलीट हो चुके हैं। उसमें से भी हमारे पास कुछ केसेस जेन्युइन आए हुए हैं जो हमने वेरीफाई भी किए हुए हैं, वो भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से टेकअप किया हुआ है कि इनको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। वो जब हमें परमिशन मिलेगी कि इनको किस हिसाब से हमने जो है बेनिफिट देना है, तो वो हम उस वक्त उसमें एक्शन लेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा मकसद सिर्फ उसी लिस्ट पे निर्धारित पास
पहुंची हुई है जो पोर्टल पे अवेलेबल है, उसके बारे में ही हम बात करें ताकि उसमें ही हम जो है प्रोग्रेस कर पाएँ, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी जितने लोग उसमें नहीं हैं या जिसका नाम कटा हुआ है, जिसका सिस्टम डिलीशन है, उनका अलग से सेपरेट एक्शन लिया जाएगा। उसमें डीसी साहब ने भी जो है सभी वीडियोस को हदायत दी हुई है कि आप उन लोगों का लिस्ट अलग से तैयार करें ताकि बाद में हम उनको डिफरेंट कमेटीज़ बना के वेरीफाई करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा मकसद जो हमें टारगेट मिला है उसको अचीव करना है और उसके अंदर जो जेन्युइन बेनिफिशरी है वो सेंक्शन करना है, और जो इनजेन्युइन है, जो डिज़र्व नहीं करता है, उसको डिलीट करने का मकसद रख ले, और जो फ्यूचर में जिनकी आईडीज़ अभी नहीं है। सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना ACD डोडा शरीफ फलेल सिंह जी ने बड़े संजीदगी से हमारे साथ बात की और आवाम तक ये तमाम मामलात पहुंचाए कि कहां पर कैसे क्या करना है। तो बहरहाल ACD डोडा शरीफ फलेल सिंह जी जो हैं ये बार बार हमसे राब्ते में होते हैं, हमें जब भी दिक्कत आती है तो ये हमें गाइड करते हैं, और आवाम के साथ या मैं बात करूं मीडिया के साथ कि इनका अच्छा तालमेल रहता है, क्योंकि एक ऑफिसर का काम होता है कि वो पब्लिक के सामने बातें रखे। लेकिन कुछ बदकिस्मतियाँ हमारी होती हैं या क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वक्तन फ़वक्तन ये हमसे राब्ते में रहते हैं, और हम इनसे गुजारिश करेंगे कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है इनसे हम राब्ते में रहेंगे। बहरहाल तफसीली आपने सारी बातें सुन ली हैं, जो इन्होंने कहा उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह सब मामलात आपके हल होंगे। और जो इन्होंने कहा है कि अपने घरों में बैठिए, बैठने का मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस ही ना आएँ, या इन्होंने कहीं बैन लगाई है, बैन किसी ने लगाई नहीं। इनके कहने का जो मतलब है कि ऑफिस आने का इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं और जो BDOs हैं या मुतल्लिका जो सरपंचेज़ हैं या GRS जो भी हैं, उनसे आप रब्ता करें। उन्होंने उनको गाइडलाइंस दे दी हैं। इसी के साथ इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल हक वानी को। खुदा हाफिज़।